नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मित्रों पढ़ रहे हैं प्रकाश। ये प्रकाश का पार्ट नंबर 2 है। हम लोगों ने पहले पार्ट में प्रकाश का व्यवहार, विवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इतने चीज़ें पढ़ चुके हैं। और मैं बता देना चाहूँ मित्रों आप लोगों को, फिजिक्स या साइंस जो भी मैं पढ़ाऊँगा तो आपको ऐसे ही थ्योरी के रूप में या फिर किताबी रूप में पढ़ा नहीं दूँगा। मैं आपको इन सब चीज़ों का आपके दैनिक जीवन में कैसे उपयोग है और चीज़ें इस वातावरण में कैसे घटित हो रही हैं, इस नियम या इस संबंध के अनुसार, तो इससे आप लोग जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे आपके दैनिक जीवन में वो कैसे प्रयोग हो रही हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये प्रकाश जो है रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल वाले इसका महत्व तो समझ ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं प्रकाश का। हम लोगों ने जाना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान नेत्र के दृष्टि को जागृत करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और निर्वात किसे कहा जाता है? निर्वात वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पर वायु वगैरह कुछ भी ना हो, उसे निर्वात कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने देखा, जब कोई आपती प्रकाश की किरण किसी चिकने पृथककारी तल पर टकरा कर कुछ या संपूर्ण रूप उसी माध्यम में वापस चला जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे पॉलिश किया हुआ कांच दर्पण लेकर प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके उसको किसी चेहरे पर या किसी जगह चमक देखते हैं। तो वह क्या है? जब प्रकाश की किरण आती है और उस दर्पण से टकराकर उसका संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में दूसरी जगह केंद्रित होने लगता है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई तल खुरदुरा होगा तो उस पर प्रकाश आकर पड़ेगा और वहीं पर प्रकाश अवशोषित हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं देखने को मिलेगी। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रकाश में। हम लोग प्रकाश में बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक गोला है, कांच का ये एक खोखला गोला है। तो कांच का एक खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को अगर हम ऐसे काट देते हैं और ऐसे काट देते हैं तो इसमें से हम लोगों को 3 प्रकार का दर्पण प्राप्त हो जाएगा। एक तो पहला ये मिला हम लोगों को अवतल दर्पण। अगर पॉलिश बाहर से किया गया है, ये जो दर्पण है पॉलिश इस पर किया गया है बाहर की तरफ से, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को पहचानने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कौन है? ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और हम ये पता करना चाहते हैं हम लोगों ने दर्पण पर पॉलिश क्यों किया है। तो मित्रों दर्पण पर पॉलिश इसलिए किया गया है ताकि प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराकर परावर्तित हो सके, नहीं तो वह कांच का टुकड़ा अपारदर्शी है। प्रकाश कांच के इस पार से उस पार आराम से गमन कर सकता है। प्रकाश
पारदर्शी है। जब हम पॉलिश कर देंगे तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है, वह कहलाता है कनकेव मिरर। अगर एक दर्पण ऐसा है और यहां पर पॉलिश अंदर से किया गया है, पॉलिश अगर अंदर से किया गया है, वह क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण हम लोग कैसे समझते हैं? उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ये है इसका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, वह कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। और यह है एक प्लेन मिरर। बोले तो समतल दर्पण। तो मित्रों हम यह कह सकते हैं, चाहे वह कन्वेक्स मिरर हो चाहे वह कनकेव मिरर हो, इसका परावर्तक पृष्ठ एक गोली पृष्ठ का भाग होता है। कहने का मतलब ये कि जो भी दर्पण यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह गोली दर्पण का एक हिस्सा होता है। तो हम लोग जो भी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण पढ़ेंगे, हम लोग गोली दर्पण के सहायता से पढ़ेंगे। सहायता से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यह इसी के परावर्तक के पृष्ठ का भाग होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण मित्रों, यहाँ से प्रश्न उठाने की उम्मीद है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी स्थिति देखेंगे हम लोग। जो इमेज बनता है, जो बिंब बनता है, वह बिंब कैसा होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। समतल दर्पण के बारे में इतना ही प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, उसके प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो मित्रों, प्रतिबिंब जो इसका होता है वह आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और हमेशा सीधा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहने का मतलब समतल दर्पण द्वारा समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कहने का मतलब समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है समतल दर्पण से। तो हम यह कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो वह समतल दर्पण का प्रयोग करे। अगला पॉइंट यह है, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण से बनेगा। प्रतिबिंब जितनी दूरी दर्पण पर रखा होगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा और समान प्रतिबिंब बनेगा। तो हम समतल दर्पण के बारे में यह कह सकते हैं, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और समान आकार का, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। हम लोग यहाँ पर इसके संबंध में बात करने से पहले यहाँ पर कुछ बिंदु हैं दर्पण से संबंधित, उन बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं इस चित्र की सहायता से, और आपको ताकि ये चीजें भूले भी ना। ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बना दे रहा हूँ अवतल दर्पण। ये हम लोग कर रहे हैं पॉलिश, ताकि ये अपारदर्शी हो जाए, ये दर्पण अपारदर्शी हो जाए। मान लीजिए यह मिरर M1 और, तो
तो मित्रों ये है M1 और M2। यहाँ पर एक बिंदु P होता है, यहाँ पर एक बिंदु F होता है, यहाँ पर एक बिंदु C होता है। तो मित्रों हम लोग इस चित्र के सहायता से गोली दर्पण के संबंध में या दर्पण के संबंध में जितने बिंदु होती हैं, कुछ पॉइंट हैं, उनको इस चित्र से बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर आपसे पूछता है ये बताइए कि उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर से करना होगा मित्रों। ये है उत्तल दर्पण। यहाँ पर होगा बिंदु P, यहाँ पर होगा बिंदु F, यहाँ पर होगा बिंदु C। अब हम लोग इसके हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे मित्रों। पहला पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव को हम लोग मित्रों कहते हैं पोल। अगर आपसे कोई पूछता है कि यह बताइए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो मित्रों दर्पण का ध्रुव जो होता है वह गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसको कैपिटल P से दिखाया जाता है। यहाँ पर ये रहा मित्रों ध्रुव, ये रहा ध्रुव। आप ध्रुव की परिभाषा आराम से दे सकते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अब हम लोग अगला पॉइंट बात करते हैं। ये मान लीजिए बिंदु A है और ये B है। यहाँ पर ये बिंदु A है, यहाँ पर ये बिंदु B है। तो A और B जो मित्रों है ये क्या है? दूसरा पॉइंट ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मेन एक्सिस। मेन एक्सिस AB। तो मेन एक्सिस AB की परिभाषा देने के लिए हम लोग कह सकते हैं वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है। वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है दर्पण की जो ध्रुव से होकर गुजरती है। ध्रुव मुख्य फोकस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये रेखा यहाँ से गुजरी, कहाँ से? वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से। मुख्य अक्ष के संबंध में हम कह सकते हैं वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है जो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग ये बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस यहाँ पर हम लोग मित्रों एक बिंदु देख रहे हैं, बिंदु F है यहाँ पर दिया हुआ है और इस बिंदु F को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? गोली दर्पण का फोकस मुख्य फोकस कहलाता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका फोकस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। या हम एक पॉइंट में ये कह सकते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। अब मित्रों मुख्य फोकस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं और चित्र के माध्यम से समझा दूं ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाए। मित्रों हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई दर्पण लेकर, मान लीजिए कि हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं और एक कागज की शीट रखकर उस दर्पण के द्वारा सूर्य के प्रकाश को हम लोग एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं। तो हम लोग यह देखते हैं कुछ देर बाद वह कागज जो है जलने लगता है, सुलगने लगता है, उसमें से धुआं उठने लगता है। कि मान लीजिए मित्रों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये एक बाहर से पॉलिश किया हुआ है,
यहाँ पर एक ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से मान लीजिए प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी, ये अपना मुख्य फोकस है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये रेखा यहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो जो हम लोग मित्रों प्रकाश की किरण को कागज की शीट पर एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, जहाँ से कागज जलना स्टार्ट करता है, वही बिंदु मुख्य फोकस होता है। ये देखिए जितनी भी रेखाएं आएंगी वह कहाँ एकत्रित होंगी, वह जो है मुख्य फोकस पर एकत्रित होंगी। सभी किरणों को अवतल दर्पण एक बिंदु पर मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की छाया एक बिंदु पर बनती है और ऊष्मा के कारण कागज की शीट जो है वह जलने लगती है, और जहाँ पे जलती है वही बिंदु अपना मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको मुख्य फोकस जो है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मित्रों यहाँ पर बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको हम लोग कैपिटल सी के द्वारा दिखाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताइए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप यह कह सकते हैं गोली दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये मान लीजिए कि गोली दर्पण है, दर्पण तो इसी से काट के बनाया गया है, तो इसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वही वक्रता केंद्र कहलाता है दर्पण का। हालांकि ये जो वक्रता केंद्र है ये दर्पण का हिस्सा नहीं है, दर्पण का हिस्सा नहीं है। ये जो खोखला गोला है, गोली दर्पण है, उसका मध्य बिंदु है। लेकिन इस बिंदु का उपयोग हम लोगों के आरेख में इन चीज़ों को समझने के लिए, दर्पण को समझने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग मित्रों वक्रता केंद्र को अच्छे से समझकर चलेंगे। तो गोली दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। हम लोगों ने इसके संबंध में ये जो बातें थी हम लोगों ने अच्छे से चित्र में समझ लिया। मित्रों ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और बिंदु ए से बी के जो रेखा है यह अपनी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मित्रों मैंने आपको बीच में एक पॉइंट बताया था, वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके संबंध में हम लोग अभी यहीं तुरंत एक फार्मूला तुरंत का तुरंत निगमन कर लेते हैं। चाहे आप आरेख के माध्यम से निगमन कीजिए, चाहे जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से कीजिए, दोनों बात वही होगी। तो हम लोग हमेशा आसान विधि और जो हम लोगों को समझ में आए वही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों मैं एक पॉइंट और यहाँ पर छूट गया, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। पांचवा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को मित्रों हम लोग कैपिटल आर से, रेडियस कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो हम कह देंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ बिंदु सी से बिंदु पी के की दूरी ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। और छठा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी मित्रों दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। दो पॉइंट ये समझ में आया, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या इस P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन देना होगा तो हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब हम लोग मित्रों यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया दर्पण का ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये मित्रों, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है और यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, यह दोनों दूरी आपस में समान है। तो हम कह सकते हैं मित्रों r बराबर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर f प्लस f, यहाँ पर f, यहाँ पर f प्लस f। हम कहेंगे r बराबर 2f, हम कहेंगे f बराबर r/2। ये मित्रों हम लोगों का मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध निकल के आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में यह संबंध है। ये अपने आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायता देगा। इससे एलपी में एक प्रश्न आने का उम्मीद है। चलिए हम लोगों ने ये देख लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण द्वारा आरेख का बनना। तो मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे, दर्पण द्वारा आरेख का बनना। तो इस प्रकाश के परावर्तन में हम लोग 2 वीडियो में अपनी बात संपन्न कर लेंगे। दर्पण द्वारा आरेख का बनना, चिन्ह परिपाटी और जो है दर्पण के उपयोग और जो भी चीज़ें होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।